आज हम 2025 के लाल किला ब्लास्ट की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ एक खबर की तरह नहीं। हम इसे देखेंगे एक बिल्कुल अलग एंगल से, सिस्टम डिज़ाइन के एंगल से। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटना हमारे सिक्योरिटी सिस्टम की कमजोरियों के बारे में क्या बताती है और हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं सीधे उस शाम जब ये धमाका हुआ था। अब जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। दोपहर 3:19 पर एक कार पार्किंग में आती है और शाम के करीब 6:52 पर फट जाती है। इसका मतलब वो गाड़ी 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक एक हाई सिक्योरिटी जोन में खड़ी रही। सोचिए, 3 घंटे! ये एक बहुत बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था जिसने हमलावरों को अपना काम करने के लिए पूरा पूरा मौका दे दिया। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक। शुरुआती खबरों के मुताबिक 8 से 13 लोगों की जान चली गई और 20 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये सिर्फ एक आम धमाका नहीं था, इसकी तारीख और जगह सब कुछ बहुत मायने रखता है। यह हमला हुआ एक ऐसी जगह पर जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि टूरिस्ट से हमेशा भरी रहती है। मतलब साफ है, इसका मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा करना था। अच्छा, अब देखते हैं कि इस धमाके के फौरन बाद क्या हुआ। मतलब शुरुआती कुछ घंटों और दिनों में जांच किस तरफ गई। जिस तरह से और जिस जगह पर यह धमाका हुआ उसे देखते हुए अधिकारियों ने इसे पहली नज़र में ही एक आतंकवादी हमला माना और बस जांच को तुरंत हाई लेवल पर शुरू कर दिया गया। और फिर दिल्ली पुलिस ने UAPA लगा दिया। ये भारत का मुख्य एंटी टेररिज्म लॉ है। इसका लगना ही अपने आप में ये बताता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर थी और सरकार इस मामले की तह तक जाने के लिए कितनी सीरियस थी। जांच आगे बढ़ी तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पता चला कि कार का मालिक कश्मीर के पुलवामा का एक डॉक्टर है और तो और ये गाड़ी फरीदाबाद के एक ऐसे टेरर मॉड्यूल से जुड़ी थी जो पहले से ही एजेंसियों की नज़र में था। जांच की कड़ियां कई राज्यों तक फैल गई। तो चलिए, अब जरा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये घटना नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से इतनी बड़ी बात क्यों बन गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमला बाकियों से अलग क्यों था। खबरों से आगे बढ़कर देखें तो ये हमारी सिक्योरिटी और सिटी प्लानिंग के लिए एक टर्निंग पॉइंट क्यों बना। इसे समझने के लिए इस कंपैरिजन को देखिए। क्या ये कोई हादसा था? बिल्कुल नहीं। ये अचानक नहीं हुआ। ये एक सोची समझी साजिश थी। इसका कोई एक खास कारण नहीं था, बल्कि एक सिंबॉलिक जगह को टारगेट किया गया था। और सबसे बड़ा सबूत, वो कार जो 3 घंटे से भी ज्यादा वहां पार्क की गई थी। ये सब कुछ एक बहुत गहरी प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। तो असल में ये हमला एक वेकअप कॉल था। दिल्ली में कई सालों के बाद इस तरह की कोई बड़ी घटना हुई थी और जिस तरह से भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट एरिया को चुना गया उसका मकसद साफ था, लोगों में डर पैदा करना। ये एक सिग्नल था कि देश की राजधानी में सिक्योरिटी थ्रेट्स वापस आ गए हैं और वो भी एक नए और ज्यादा खतरनाक रूप में। ओके, तो अब इस पूरी घटना को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। इसे कहते हैं सिस्टम्स थिंकिंग। मतलब किसी एक इंसान या एक गलती पर फोकस करने के बजाय पूरे सिस्टम को देखना, ये समझना कि सिस्टम में कहां कहां कमजोरियां थीं। चलिए इस नजरिए से देखते हैं कि क्या सामने आता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी थी निगरानी में, यानी सर्विलेंस सिस्टम में। सवाल सीधा सा है, एक संदिग्ध गाड़ी इतने सेंसिटिव एरिया में घंटों तक खड़ी रही और किसी की नजर में कैसे नहीं आई? तो प्रॉब्लम क्या थी? यही कि एक गाड़ी 3 घंटे तक खड़ी रही और सिस्टम ने कोई अलर्ट नहीं दिया। इसका डिजाइन सोल्यूशन क्या हो सकता है? ऐसे स्मार्ट सिस्टम्स जो किसी भी गाड़ी के जरूरत से ज्यादा देर तक रुकने पर ऑटोमेटिकली अलर्ट जनरेट करें। देखिए, यहां बात किसी एक गार्ड की गलती की नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम के डिजाइन की कमी है। एक बेहतर डिजाइन किया गया सिस्टम इंसानी गलतियों की गुंजाइश को बहुत कम कर सकता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी कमी पर, कम्युनिकेशन, यानी सूचना का आदान प्रदान। सोचिए, धमाके के ठीक बाद के वो शुरुआती मिनट, हर तरफ अफरा तफरी होती है और सही जानकारी का फ्लो अक्सर टूट जाता है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पुलिस, फायर ब्रिगेड, फॉरेंसिक टीम, अस्पताल, ये सारी एजेंसियां अलग अलग काम करती हैं। इससे होता क्या है? तालमेल में कमी और कीमती समय की बर्बादी। तो इसका डिजाइन सोल्यूशन क्या है? एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक ऐसा डैशबोर्ड जहां सभी एजेंसियों को रियल टाइम में एक ही जानकारी मिले। एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम सिर्फ काम तेज नहीं करता, बल्कि एक ऐसा डिजाइन है जो इमरजेंसी में जानें बचा सकता है, क्योंकि सही जानकारी सही वक्त पर सही इंसान तक पहुंचती है।
और अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, जिसके बारे में अक्सर सोचा नहीं जाता, आम लोगों का अनुभव। इसे कहते हैं क्राइसिस यूजर एक्सपीरियंस। मतलब जब लोग दहशत में हों, घबराए हुए हों, तो उन्हें सही मदद और जानकारी कैसे पहुंचाई जाए। उस वक्त प्रॉब्लम क्या थी? आई विटनेसेस के मुताबिक हर तरफ कंफ्यूजन, पैनिक और गलत जानकारी का माहौल था। इसकी वजह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने में भी दिक्कत हुई। तो इसका डिज़ाइन सोल्यूशन है पैनिक की सिचुएशन के लिए डिज़ाइन करना, ऐसे पब्लिक अलर्ट्स, ऐसे साइंस और ऐसे इवैक्यूएशन रास्ते बनाना जो तनाव की हालत में भी आसानी से समझ आएं। कम से कम शब्दों का इस्तेमाल, कई भाषाएं और आइकन्स का इस्तेमाल। क्योंकि जब कोई इंसान डरावा होता है तो उसे लंबे चौड़े इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए होते, उसे चाहिए साफ सीधी जानकारी जो उसे तुरंत एक्शन लेने में मदद करे। तो चलिए इन सारे आइडियाज को एक साथ रखकर देखते हैं कि पब्लिक सेफ्टी के लिए एक बेहतर और ज्यादा मजबूत सिस्टम कैसे डिजाइन किया जा सकता है। ये टेबल जो अभी तक हमने बात की है उसे बहुत साफ तरीके से सामने रखती है। एक तरफ है सिस्टम की कमजोरियां और दूसरी तरफ है उनके डिजाइन सॉल्यूशंस, जैसे बिना निगरानी वाली पार्किंग के लिए स्मार्ट सेंसर और सीसीटीवी एनालिटिक्स, अलग अलग काम कर रही एजेंसियों के लिए एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड, लोगों के पैनिक और कंफ्यूजन के लिए क्राइसिस ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन और गलत जानकारी फैलने से रोकने के लिए ऑफिशियल फैक्ट चेक्ड अपडेट्स। ये सब मिलकर एक कहीं ज्यादा मजबूत और सुरक्षित सिस्टम बनाते हैं। तो आखिर में ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपने शहरों को कैसे डिज़ाइन करें? क्या हम सिर्फ ऐसी घटनाओं के होने का इंतज़ार करते रहेंगे और फिर रिएक्ट करेंगे, या फिर हम पहले से ही अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी प्लानिंग और अपने सिस्टम्स को इतना स्मार्ट और मजबूत बना सकते हैं कि वो ऐसे खतरों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें? ये सवाल सोचने वाला है।